हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैंने अपने विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग पर एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ आप मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाला वीडियो, शॉर्ट वीडियो, व्लॉग्स आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है और वो हमारे बीच के हमारे ही ब्लॉक के रहने वाले हमारे समूह के थतूर के निवासी हैं और हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य का विषय है और हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके थतूर विद्यालय से पढ़ करके और एक उन्होंने मिसाइल काम कायम की कि वे इस विभाग के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। हमें उनको सुनने का आज मौका मिल रहा है और वो आपके कैरियर के से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से भली प्रकार से वाकिफ है कि कैसे कैसे बच्चों को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है शिक्षा के लिए और किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई करते हैं। अपनी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए घर की उनकी जो पारिवारिक परिस्थिति होती है, ग्रामीण आंचल में जो समस्याएं होती है, उनको साथ लेकर के विद्यार्थी जब स्कूल आता है और स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो किस तरह से आगे बढ़ता है और किस प्रकार से वो संघर्ष करके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठता है और फिर उसको सफलता मिलती है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एक शहर में पढ़ने वाला बच्चा सुख सुविधा उस ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी की है, जो आपकी तरह इस विद्यालय में आप आते हैं दूर दराज से और पढ़। इस मंच के माध्यम से वो आपको जो कहें उसके लिए ना सलाम याद रखना, ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना, बस यही आरजू है मेरी, उनका पैगाम याद रखना, उनका पैगाम याद रखना। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं आप हम सब। के पास एक ग्राम कुआ मुंदड़ी है। मुंदड़ी का नाम सुना किसी ने? कुआ, मुंदड़ी, मंगलोड़ी, सिरस, डिगोन, थत्यूड़, ये सारे गांव हमारे आसपास पड़ते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मैंने इस विद्यालय में पूरे करीबन 9 साल अध्यापन किया है। कभी हम उस कमरे में पढ़ाते थे, कभी इसमें पढ़ाते थे, कभी इसमें, कभी इसमें। और मेरा जो सब्जेक्ट रहा वो भूगोल रहा, जिसके जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में आप बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप स्कूल में क्यों आते हैं? आप कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ाई करने आते हैं, और क्या कहेंगे? ये भी ठीक है, पढ़ाई करने आते हैं। और क्यों आते हैं? खेलने के लिए आते हैं। और क्यों आते हैं? अनुशासन। और उत्तराखंड के अनेक स्कूलों में जाके मैं ये प्रश्न मैंने लोगों से किए और अक्सर लोग यही कहते हैं बच्चे कि हम पढ़ने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, कुछ अनुशासन सीखने आते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होगा, हम हेल्थी होंगे। कहीं कोई न कोई फसल बो रहा है, ज़्यादातर खेत वैसे बंजर पड़ गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खेलते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, समय का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन स्कूल में आने का एक बड़ा उद्देश्य है। हम लोग स्कूल आते क्यों हैं? इतना बड़ा ताम झाम कर रखा है, टीचर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट का भी ध्यान है इस तरफ। इसके अलावा प्राइवेट भी वालों ने स्कूल खोल रखे बहुत सारे। आप यही थतूड़ में देखो, यहीं पर देखो, यहाँ पर शिशु मंदिर है, यहाँ पर विद्या मंदिर है, थतूड़ में गुरु राम राय स्कूल है, किरण। तो आपके अंदर डेवलप करना ये हमारे इस स्कूल का मेन उद्देश्य है। और उसको जब हम डेवलप करते हैं तो आपको आपके लिए स्कूल की जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत पड़ती है, आपसे खेल कूद करवाए जाते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, विभिन्न एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जब प्रेयर होती है तो बहुत अच्छे ढंग से प्रेयर होती है, बहुत अच्छे ढंग से राष्ट्रीय गान होता है, उसके अंदर समाचार होते हैं, कुछ जीके के प्रश्न भी आपको सुबह से शाम तक करवाए जाते हैं, विभिन्न एक्टिविटीज़ होती हैं। जब कोई मतलब महापुरुष का दिन आता है तो उस पर हम प्रकाश डालते हैं। हम महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे जिस कारण से वो महापुरुष। आपको कहने का तरीका सीखो, अपनी बात को कहने का तरीका सीखो, बात को इस ढंग से कहो
कि ताकि दूसरा व्यक्ति आपकी बात को बड़े आराम से सुने, जो आप कह रहे हैं उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं, तो अपनी बात को कहने का तरीका सीखो। और वो तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी आप मुंह से कहते हैं, जब जब कहते हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए कि जो शब्द आप बोलना चाह रहे हैं वही शब्द आपके मुंह से निकले। शब्द को शॉर्टकट मत करो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूं। जब मैं पहली बार 1990 में इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई थी, आपका सबका जन्म उसके बाद का है। आपके पिताजी लोग, मम्मी लोग, ये करीबन उनको मैंने पढ़ाया होगा। तो एक फिजिक्स के एस कुमार जी आए और सुरेंद्र कुमार उनका नाम था, बहुत से लोग जानते हैं। आपको सुनने से हमारे दो बड़े बड़े फायदे होते हैं जीवन में। दो बड़े फायदे हैं, दो फायदे बड़े बड़े हैं अगर हम दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं। पहला फायदा यह है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। हम अब सुनेंगे तब हमें नई चीज मिलेगी, हमारे दिमाग में नई नई चीज आएगी, हम लोग नई बात सीखेंगे। तो हमारी आप एक नहीं सुन रहे हैं, आप तो पता नहीं कहाँ की बात लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, खुरापात कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो आपकी नॉलेज उतनी रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरे की बात को ध्यान से सुनोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बहुत फायदा होगा जीवन का। और एक दूसरा बड़ा गुण यह है कि अगर आप दूसरे की बात को सुनते हैं, जैसे इस समय आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरे मन में आपके लिए बड़ी श्रद्धा हो रही है, बड़ी रिस्पेक्ट आ रही है, बड़ी आदर आ रहा है मेरे दिमाग में। और जब पीछे मैं कहीं जाऊंगा, कल के दिन काटा जाऊंगा या मैं और जगह जाऊंगा, जल्दी हो सके स्वीकार करता है। जो भी हमसे गलतियां होती हैं उनको स्वीकार करना, ये चौथा बड़ा गुण है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, या जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और उसके बाद उसकी जीवन, इसको आंख से आंख मिलाने का मतलब, अगर आप स्कूल में क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यहां पर ब्लैक बोर्ड है, तो जब तक वो आपसे ऐसी बात कर रहे हैं तब तक तो आप टीचर की आंख से आंख मिला के बात करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ वो लिखना शुरू करेंगे तो उस समय बात आप किससे कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड से बात कर रहे हैं। उसमें किससे बात हो रही है? ब्लैक बोर्ड से। तो आपकी नजरें जो है ब्लैक बोर्ड, आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे लिखेंगे। बल्कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, हर टीचर का अलग होता है, क्योंकि जितने प्रकार के आदमी दुनिया में वो अपने अपने प्रकार के हैं। तो किसी घंटे में तो आप अच्छा पढ़ते हैं, चुपचाप रहते हैं, किसी घंटे में खुराबात करते, कुछ भी नहीं पढ़ते। तो जब कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो शाम तक कुछ भी पहले नहीं पढ़ा, कुछ भी सही का, तो सारा दिन आपने बर्बाद कर दिया। आपको बात करनी है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण क्या है बताओ? अपनी बात को कहने का तरीका सीखना है, सही तरीका। तीसरा गुण क्या होना चाहिए? कि दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनना है। और चौथा गुण यह है कि जब कभी जीवन में गलती हो जाए तो सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं करनी है, कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार करना है। और इन चार बातों का पालन जीवन में पूरी ईमानदारी से करना है। ईमानदारी इसको कहते हैं, ईमानदारी से करना है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई के इस जीवन में 7 घंटे तक या आपको 15 घंटे तक सुना दो, सोते रहेंगे आराम से, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो एवरीथिंग, आपके शरीर में इतनी स्वस्थता है, इतने आप हेल्दी हैं इस समय कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। अब आप देखिए, आप स्वस्थ हैं, लेकिन ये जो स्वस्थ का शरीर आपके पास बचपन है, बचपन में जो आप करते हैं, बचपन में जो आप अपने जीवन के लिए करोगे, वो आपके पूरे जीवन में काम। आपने जो है 1 मंजिल मकान की नींव भी उतनी ही बनाई और 5 मंजिल के लिए भी उतनी ही बनाई, तो मकान गिर जाएगा, वो चलेगा नहीं मकान। तो क्या करते हैं मिस्त्री लोग, इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि जितना ऊंचा मकान बनाना चाहेंगे पहले उसकी उतनी गहरी नींव बनाएंगे। सुनिए जरा, और जब नींव बन जाती है उसके ऊपर मकान बन जाता है, तो मकान बनने के बाद नींव, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह आपके दिमाग में अगर ये चलेगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, और उसका उत्तर को आप ढूंढने का प्रयास करोगे,
उत्तर कहाँ से ढूंढोगे? या तो आप उत्तर मेरी तरफ देखो बेटा, ए बालिका उधर मत देखो, ये लड़कियां इधर देखो, उधर मत देखो। हाँ इधर कुछ हो रहा है। थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। एक आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, वही याद कर रहे हैं। अगर गलत पढ़ा दिया तो आपकी मेज है और आपकी कुर्सी है, तो कभी कभी ये सोचो कि ये मेज कुर्सी इतनी ऊंची क्यों है, ये और नीचे क्यों नहीं हुई, या इससे ऊपर क्यों नहीं हुई। इसका कारण ढूंढो। कारण कहाँ से मिलेगा, उत्तर कहाँ से मिलेगा? कई किताबें हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपके समाज में और लोग हैं, अन्यथा आपके टीचर मौजूद हैं, उनसे पूछो। तो जिस काम है आपको जल्दी में सुनाऊंगा। उन्होंने उसे शिकायत की कि भाई ऐसा है कि जो टेरी डैम है ये भागीरथी पे बना हुआ है, और इसने टेरी का बहुत बड़ा हिस्सा और कुछ हिस्सा उत्तरकाशी का पूरा डुबा दिया, झील बन गई वहां पर, आज डैम बना हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई जितना बड़ा नुकसान हुआ उत्तराखंड में और टेरी और उत्तरकाशी के कुछ हिस्से का हुआ, तो लिहाजा इस टेरी डैम वालों को कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उनका उद्देश्य धीरे धीरे घुमा अपनी चिट्ठी में यह था कहने का कि उन्होंने बाद में लिखा कि उत्तरकाशी जनपद में नौगांव बड़कोट एक जगह, सुना आप लोगों ने? नौगांव नैनबाग से ऊपर जाते हैं, नौगांव बड़कोट एक जगह, और नौगांव बड़कोट के बीच में एक प्राइवेट स्कूल है। कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि जो बेचारे शरीर से थोड़ा सा दुर्बल होते हैं, कम सुनते हैं, या उनका पैर खराब है, या बोलते कम है, इस प्रकार के, मतलब जिनको अपंग बोलते हैं, लेकिन आजकल उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे बच्चे वहाँ पर हैं। तो वकील साहब ने कहा कि भाई इसके लिए उनको कुछ सहायता करनी चाहिए स्कूल वाले बच्चों के लिए। वहाँ पर क्या हुआ कि एक कमेटी बन गई। कमेटी में एक मेंबर मैं था, ये एसडीएम बड़कोट थे, एक बीडीओ नौगांव थे, और एक थे डिप्टी सीएमओ मेजर डॉक्टर बचन सिंह रावत। उनके आगे लिखा हुआ था नाम मेजर डॉक्टर बचन सिंह रावत, और एक मैं था। हम वहाँ मानने लग गए, नौगांव बड़कोट की बात है। वहाँ पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो शिक्षा विभाग की बहुत तारीफ करने लग गए। एसडीएम साहब ने कुछ कहा, फिर बीडीओ साहब ने कुछ कहा, और जब वो कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तो मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग आदमी था, तो मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैं सुन रहा था। तो मैंने एक बात देखा, फिर मेजर डॉक्टर बचन सिंह रावत जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे जीवन में परीक्षा थी, उसके बाद चलते चलते मैं बीएससी में भर्ती हो गया। जब इंटर के बाद, इंटर में आपकी दो साइड्स होती है ना, आर्ट साइड यहाँ पर, साइंस साइड होती है ना बेटा, और कॉमर्स भी होती है। इसके अलावा कई साइड्स होती है। अगर स्कूलों में कहीं पर वोकेशनल एजुकेशन भी होती है, कई साइड्स होती हैं। पर लेकिन हमारे भगवान इंटर कॉलेज में क्या है, साइंस साइड और आर्ट साइड। जो साइंस साइड है उसको विज्ञान वर्ग बोलते हैं, आर्ट साइड को मानविकी वर्ग बोलते हैं। आर्ट साइड का मतलब वो ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है, वो वाली कॉमर्स। अगर आप टेक्निकल से पढ़ेंगे तो बैचलर ऑफ, जिसको बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा और भी होती है, कुछ साइड्स होती है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये बता रहे हैं। तो बीएससी में थे, इसका मतलब साइंस साइड से थे। वहाँ भी जो है वो फेल हो गए। वो कह रहे कि वहाँ भी मैं फेल हो गया। लेकिन हाई स्कूल में, इंटर में एक बार और पढ़ने का चांस मिलता है फेल होने पर, पता है आपको, एक बार चांस मिलता है पढ़ने का। लेकिन जब बीएससी में आदमी फेल हो गया तो ये था कि कक्षा 12 की किताब में अगर ये लिखा हुआ है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, इसका मतलब 12वीं में जो आप पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे पहले की जो पढ़ाई है उससे संबंधित, वो आपने कक्षा 11 में पढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11वीं का आपको कोर्स जो है आपको अच्छे ढंग से आता रहता है, उसको आप अच्छे ढंग से समझते हैं, तभी तो आप 12वीं में गए। इसलिए तो नहीं गई लोगों से, 1 से लेकर के और 12वीं तक किताबें सब जमा कर दी एक बार, अपने पास ढेर लगा दी। अपने पास जमा का मतलब ये नहीं कि कहीं और जगह जमा कर दी, अपने पास अवेलेबल करवा दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बीएससी कुछ नहीं करना, दोबारा सब पढ़ना है इनको दोबारा, क्योंकि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। अरे भाई पिछली कक्षा में जो पढ़ा है, जब ढंग से नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ूंगा। और उन्होंने कक्षा 1 से लेके, अब वो कहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कि 5वीं 1 से पढ़ना किया उन्होंने दोबारा। अब जिस बच्चे ने बीएससी चाहे फेल हो, तो कोचिंग होती है ना, मेडिकल परीक्षा होती है, उस समय कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे, सीपीएमटी बोलते थे, बहुत पहले की बात है। और उस परीक्षा को पास करना पड़ता था, फिर वो डॉक्टर बनते थे। ये डॉक्टर बनते, आजकल मेडिकल में जाते हैं ना,
भाई जो आदमी एमबीबीएस के लिए जाएगा, बीडीएस जाएगा, बीएमएस जाएगा, उसके लिए वो नीट परीक्षा पास करनी पड़ती है। अगर आप जो टेक्निकल इधर जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा, इंजीनियर बनने के लिए जेईई की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो उस जमाने में क्या होता था कि डॉक्टर बनने के लिए उस परीक्षा को उस समय बोलते थे CPMT, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे। उस जमाने में उसने CPMT का एग्जाम दिया तो उस साल का बचन सिंह रावत उस CPMT परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर था। तारीफ बताओ इसको। मेरे जीवन में मेरे को जितने लोग दुनिया में मिले, अलग अलग बातें उनके जीवन से हमने सीखी। बहुत संघर्ष होता बेटा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं टॉपर तो था। नौगांव बटकोट में मेरे को कहानी सुना रहे थे, लेकिन मेरे बात और कहते हैं। आप लोग, मैं ये बता दूं सर, यहाँ पर बैठे हुए आप भी सुना होगा कि CMI के जो देहरादून में बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैं, मिस्टर कुड़ियाल, उमेश कुड़ियाल, डॉक्टर उमेश कुड़ियाल, ये सुना सर आप लोगों ने नाम सुना? कुड़ियाल जी, वो कहते हैं कि कुड़ियाल जी जो है उनके क्लास फेलो है। और एक बात उन्होंने ये कही कि उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुड़ियाल जी से कि मेरे 50 नंबर ज्यादा थे, टॉपर तो थे ही और 50 नंबर ज्यादा थे कुड़ियाल जी से। अब हुआ क्या बेटा, देखिए कि वो कह रहे थे कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। उस जमाने इंटरनेट नहीं था, आजकल तो मोबाइल पे फट रिजल्ट देख लिया। उस जमाने जब कोई निकलता था ना, हमारे जमाने में, तो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती थी और कोई साधन नहीं होता था। पोस्टमैन को हम देखते थे, बड़ी खुशा मजे, अगर वहां से आ रहे हैं तो हम खुश हो जाते थे। ये साइकिल में चलते हैं, ये अपने घर से और 2-3 किलोमीटर जहां जाते हैं साइकिल में चलते हैं, कोई कार वार में नहीं चलते। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके जीवन की जो कहानी है वो आप लोगों ने सुनी बेटा, अच्छी लगी आप लोगों को? तो ऐसा बनना है आप लोगों को, कोई समय बर्बाद मत करो। बाद में जब इस जीवन के बाद जब तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा, उसके बाद तुम भले ही थोड़ा मटरगस्ती कर लेना, लेकिन ये जो बचपन है ना, इसमें तो जो है बिल्कुल कठोर मेहनत करनी है। या BA करना चाहते हैं तो आप उस काम को पहले करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। तो जब हमारे जीवन में हमारे पास वो विषय होगा जो हमको सबसे अच्छा लगता है, तो हम उसमें बहुत उन्नति कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है। मैंने ज्योग्राफी से MA किया तो मेरे को ज्योग्राफी के प्रति रुचि थी। अब उस समय मेरे को कोई भटका देता जबरदस्ती, और मेरे दूसरे बच्चे ने मैथमेटिक्स से पढ़ा और मैं जबरदस्ती मैथ्स पढ़ता, तो क्या होता इसका परिणाम? इसका परिणाम ये होता कि मेरी तो रुचि भूगोल में थी, मैं मैथ्स से पढ़ता तो मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आते ही नहीं। उसी प्रकार से जीवन में हमारा काम यह है कि हम आपको कई रास्ते बता सकते हैं। ऐसा हुआ कि 1960 के आसपास भारत सरकार के कुछ ऑफिस ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं, उनकी पूरी भारतवर्ष में ट्रांसफर होता है। भारतवर्ष जानते हैं आप लोग? हमारा उत्तराखंड है, नॉर्थ में हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, तमिलनाडु है, मिजोरम है, इधर राजस्थान, ये सब चीज़ महाराष्ट्र है, जो बहुत बड़ा देश है हमारा। और जो किताब है वो केवल हिंट के लिए दे रखी टीचर को कि ये हिंट है, इसलिए पतली है वो। तो फिर एक प्रश्न आया कि भाई आखिरकार क्या करें? तो एक नियम लागू किया गया कि जो किताब टीचर के लिए बना रखी है, उस किताब की एक कॉपी बच्चे के पास भी रहने दो, क्योंकि वो भी देखेंगे उनके टीचर की किताब कौन है। लेकिन बच्चे की जो असली किताब है वो उनका टीचर है। वो जो पतली पतली किताबें प्यारे बच्चों, उसको हमने उतना नहीं पढ़ना है, उसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है उसको। उतना पढ़ोगे तो कुछ हासिल नहीं, आगे की कक्षा में हायर एजुकेशन में जाओगे तो माना तो यह जाता है कि 11वीं में आने पर 10th के बाद बच्चे को नोट्स बनाने आने चाहिए अपने आप। नोट्स का मतलब क्या हुआ? नोट्स का मतलब ये हुआ कि जब हम कई किताबें पढ़ते हैं। शिक्षक साथी, प्यारे छात्रियों छात्राओं, आप सबके मार्गदर्शन के लिए श्री नौटियाल जी उपनिदेशक
यहाँ पर आपके मार्गदर्शन के लिए इतना ज्ञान दिया, इतना जानकारी दी। सीखने वाले बच्चों ने सीख लिया। जो मान लिया किसी के दिमाग से कुछ बात नहीं बैठी तो अपने फिर से सोचेंगे, सर जी फिर आते रहेंगे। और नौटियाल जी के आने का यहाँ हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत उनको हम जो है नमन करते हैं।